नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज आप इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू से ये खास पेशकश देख रहे हैं। हमारी बीएसएफ के जवान यहां दिन से लेकर रात तक गश्त लगाते हैं, यहां पर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और हम दरअसल जो डीजीएमओ की बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके बाद यह तय हुआ कि चलिए 2003 के बाद से जो सीज फायर था उसे हम फिर से अमल में लाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये गुहार लगा रहा था बार बार। उसके बाद क्या वाकई सीमाएं शांत हैं और हम कितने सतर्क हैं, इन सारी चीजों का जायजा तो हम लेते रहेंगे और उसके बारे में तमाम रिपोर्ट्स आपको आज तक पर देंगे। लेकिन आज चूंकि वैक्सीन वाला दिन था तो आज हमारी रिपोर्ट भी वैसी रहेगी और इसीलिए मुझे इस हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट में रहना पड़ रहा है, क्योंकि इस जगह पर आपको अगर बाहर रहना है तो इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो खबरदार की शुरुआत में ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ के बहादुर जवानों की जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह से अपनी ड्यूटी देते हुए, दिन हो या रात हो, वो तस्वीरें और उससे जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स तो हम आपको दिखाएंगे। आज वैक्सीन वाली इनकी खास रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन पहले जरा खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है और उससे जुड़ी भी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना टीके की पहली डोज लगवाई। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज दिया गया। वो असम का गमछा गले में डालकर दिल्ली के एम्स पहुंचे, वहां पुडुचेरी की पी निवेदा ने उन्हें टीका लगाया। इस दौरान केरल की सिस्टर रोसम्मा अनिल पास में खड़ी थी। सिस्टर के अनुसार पीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैक्सीन लग भी गया और पता भी नहीं चला। पीएम का संदेश था स्वदेशी वैक्सीन के प्रति विश्वास और वैक्सीन को लेकर सारी हिचक दूर करना। हालांकि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक संकेत देखे और आरोप लगाया कि वैक्सीन लगवाते हुए असम, केरल और पुडुचेरी के संकेत एक तरह के चुनावी इशारे हैं। इस पूरी खबर का विश्लेषण हम करेंगे। पीएम मोदी ने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? भारत में वैक्सीन के दाम दूसरे देशों के मुकाबले कहां ठहरते हैं? इन्फेक्शन और इंजेक्शन के बीच जो मुकाबला है उसमें इंजेक्शन की जीत कैसे सुनिश्चित होगी? ये सब आपको अपनी देशव्यापी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाएंगे। नेताओं और हमारे देश के सीनियर नागरिकों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट के साथ साथ हम अपने सुरक्षा कर्मियों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट की भी बात करेंगे, जो बॉर्डर पर दुश्मनों का हर रोज ताबड़तोड़ वैक्सीन देते हैं और उनका देसी इलाज करते हैं। वैक्सीन के जवानों का वैक्सीनेशन किस तरह हो रहा है, इस पर मैंने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, थोड़ी देर में देखिएगा। इसके अलावा आपको भारतीय सेना के मिशन जोजिला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। जोजिला दर्रा ठंड में 6 महीने बंद रहता था, लेकिन इस बार बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए इसे 2 महीने में ही खोल दिया गया। हमारे जवानों ने भयानक बर्फबारी में इतिहास रचा है। और कोरोना की वैक्सीन तो है, लेकिन महंगाई के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। 1 दिसंबर से अब तक सिलेंडर के दाम 225 रुपए बढ़ चुके हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया और इस वैक्सीन को लगाने के साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया। दरअसल जो पहले दौर की वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी, उसके बाद ये दूसरे दौर की वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। अब तमाम नेताओं और राजनीतिक स्टेक होल्डर्स को संदेश प्रधानमंत्री ने दिया कि वो भी आगे बढ़ें ताकि देश में वैक्सीन से जुड़ी कोई हिचक न रह जाए और टीकाकरण कार्यक्रम सफल रहे। पीएम मोदी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के बजाय भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई। इसी के साथ स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसे का संदेश दिया। पहले इसे लेकर तरह तरह के विवाद हुए, लेकिन आज पीएम ने विवादों पर वैक्सीन विराम लगा दिया। वैक्सीन पीएम ने लगवाया, दर्द विपक्ष को हुआ। इसी के साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसमें चुनाव वाले संकेत और संदेश ढूंढने शुरू किए। सवाल उठाने वालों ने कहा गमछा असम का था, नर्स पुडुचेरी और केरल से थी, वैक्सीन स्वदेशी था। ये सब चुनावी इशारे हैं। वैक्सीन लगवाते हुए ये सब होना सिर्फ संयोग नहीं है, प्रयोग है। न हल्ला न प्रचार, न ही पीएम के काफिले का वायरलेस पर शो। तड़के प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंचे तो गिने चुने लोगों को जानकारी थी कि आज वो कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। कमरे में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत मेडिकल स्टाफ के 5 लोग मौजूद थे। कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज लगा दी गई। पीएम ने भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है। अपने एक्शन से सामने वाले को अचंभे में डालना पीएम का स्टाइल है। सुबह 7:06 पर उनके ट्वीट से पहले वैक्सीन लेने की जानकारी किसी को नहीं थी। पीएम ने लिखा,
एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली डोज लगवाई। अभूतपूर्व है कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने तेजी से वैश्विक लड़ाई लड़ी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि जिन्हें टीका लग सकता है जरूर लगवाएं। मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। खास अभियान का हिस्सा रही दोनों नर्सों ने करीब 45 मिनट के इस यादगार वक्त में कमरे के माहौल के बारे में खुलकर बोला। ये भी बताया कि पीएम के मजाकिया अंदाज ने कैसे उनके तनाव को दूर किया था। हाँ, बहुत खुश होके गया सर बहुत खुश हो गया था और थैंक यू बोला, वणकम भी बोला। हम भी खुश थे, सर भी बहुत कंफर्टेबल था। जैसे उसने इंजेक्शन लगाया सर को पता भी नहीं चला। अच्छा, he told Vanakkam again. He told thank you. He actually told it was not even a painful shot. He was contented. He was happy, and he was cracking jokes and all. It was good, a very good experience of life. समर्थक देखना चाहते थे, विरोधी देखना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी कब कोरोना का टीका लगवाते हैं। जवाब आज मिल गया, लेकिन कहते हैं ना, चुनावी माहौल में सब कुछ सियासत के रंग में रंग जाता है। विपक्ष ने वैक्सीनेशन डोज की पूरी प्रक्रिया और पीएम की वेशभूषा में चुनावी संकेत निकालने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। असम में चुनाव है तो पीएम के गले में असमिया गमोशा दिखा। टीका लगवाने के लिए पुडुचेरी की नर्स थी, साथ देने के लिए केरल की नर्स। दोनों ही राज्यों में चुनाव है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संयोग और प्रयोग का पूरा गणित बताते हुए तंज के साथ चुटकी ली। मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 5 राज्य उसमें शामिल। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि टीकाकरण के दौरान पीएम के चुनावी गेटअप की बात पीएमओ से लीक की गई। ये महज संयोग नहीं था कि वो अकेले रात पहुंच गए। तो 6 कैमरा लगे थे तो बहुत वेल प्लान था, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने लगाया। मुझे तो इसमें भी आपत्ति नहीं है कि उन्होंने असम का अंगोछा किया और पुडुचेरी का और केरला की नर्सेस थी। इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही पत्रकारों के पास आई कि कैसे मोदी जी के वो नर्सेस पुडुचेरी और केरला की थी। 16 जनवरी को जब देश में पहले फेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो सवाल उठे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर पीएम ने खुद पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। लेकिन इन सवालों के जवाब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होने के बाद ही आया। अपनी बारी का इंतज़ार करना और एग्जाम्पल देकर खुद लीड करना है, मतलब ही इज़ लीडिंग बाय हिज ओन पर्सनल एग्जाम्पल। ये अपने आप में अनुकरणीय है। दूसरे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये प्रेरणा देने लायक है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले फेज में 45 दिन में देश के करीब 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। आपको याद होगा कई सियासी दलों के नेताओं ने इस चरण के दौरान स्वदेशी वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे, तंज भी किया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन सियासी बयानबाजियों से वैक्सीन को लेकर सवाल उठे, भरोसा कम हुआ। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन इसके आधे से भी ज्यादा लोगों ने टीका नहीं लगवाया। जो लोग वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो देश का बड़ा भारी नुकसान कर रहे थे, और ये काम जो है वो जिन लोगों ने किया था उनको बहुत बड़ा संदेश मिला। वैक्सीन पर चाहे जितनी सियासत हो जाए, श्रेय लेने की होड़ चलती रहे, लेकिन सच तो यही है कि कड़ी मेहनत के बाद रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार करके वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। अच्छा होगा कि कोरोना की इस लड़ाई में सियासी डोज को बाहर रखा जाए। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसीलिए आज की तारीख में अगर वैक्सीन लगाने के लिए कोई प्रेरित करना चाहता है तो लोग उस वैक्सीन को लगवाएं ताकि कोरोना की ये कड़ी टूटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भले ही संकेत देने का प्रयास किया है इस वैक्सीन के जरिए, लेकिन उम्र के हिसाब से दुनिया भर के तमाम नेताओं ने ऐसे ही संकेत, ऐसे ही संदेश अपने देश में दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 70 वर्ष है और हम आपको दिखाते हैं बाकी नेताओं का भी किस तरीके से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल,
टीका लगा 1 मार्च 2021। बेंजामिन नेतन्याहू 71 साल के हैं, प्रधानमंत्री इजराइल, टीका लगा 20 दिसंबर 2020। जो बाइडेन 78 साल के हैं, राष्ट्रपति अमेरिका, टीका लगा 21 दिसंबर 2020। किंग सलमान 85 साल के, सऊदी अरब के किंग हैं, टीका लगा 8 जनवरी 2021। महारानी एलिजाबेथ 94 साल, प्रिंस फिलिप 99 साल, टीका लगा 9 जनवरी 2021। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम 71 साल के, प्रधानमंत्री यूएई, टीका लगा 3 नवंबर 2020। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो टीका लगवा लिया, लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर आपको टीका लगवाना है तो आपको क्या करना है, या फिर अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो टीका लगवाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, हम एक एक करके सवाल और जवाब आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जवाब यह है, कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, cowin.gov.in। बहुत से लोगों को कोविन ऐप को लेकर कंफ्यूजन है। सरकार ने साफ किया है कि कोविन ऐप के जरिए आम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह ऐप केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग फोटो आईडी नंबर देना होगा। कौन से दस्तावेज इस्तेमाल हो सकते हैं? कोई फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सारे दस्तावेज इस्तेमाल हो सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो लोग तकनीकी चीजें नहीं जानते, वो आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या तकनीकी चीजें नहीं है, वो 1507 पर कॉल कर सकते हैं। नजदीकी केंद्र पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन के लिए। क्या वैक्सीन चुनने का विकल्प है, यानी कौन सी कंपनी का आप लगा रहे हैं? नहीं, नागरिकों के पास वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं है। सिर्फ तारीख और कोविड वैक्सीन सेंटर चुन सकते हैं आप। तो 45 साल से ऊपर के लोगों को क्या करना होगा? मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें अपने रोगों की जानकारी देनी होगी, क्योंकि 60 प्लस को लग रहा है और 45 प्लस कोमॉर्बिडिटीज के साथ। किस रोग के साथ वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इसकी जो लिस्ट है पूरी, वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। कितने पैसे देने होंगे? सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चुनने पर मुफ्त में टीका लगेगा। प्राइवेट सेवाएं चुनने पर अधिकतम 250 रुपए प्रति डोज आपको खर्च करने हो सकते हैं। अब दूसरी डोज के लिए क्या करना होगा? दूसरी डोज की बुकिंग पहली डोज के साथ ही अपने आप हो जाती है। पहली डोज के 29वें दिन दूसरी डोज लग जाएगी। हमारे संवाददाताओं ने आज जो दूसरे दौर का, दूसरे चरण का वैक्सीनेशन था, उसकी शुरुआत पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, ताकि आप इस स्थिति को बेहतर समझ पाएं। देखिए, वो कहते हैं ना, एक और धक्का, एक चोट और फिर जीत की गारंटी पक्की। कोरोना का हराने की इस जंग में दूसरा मोर्चा खुल गया है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आज से आम लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 के पहले दिन देश की कई हस्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवाकर संदेश दिया कि वैक्सीन को लेकर अगर कोई डर मन में है तो उसे निकाल दीजिए। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दोनों डिप्टी सीएम ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। नीतीश ने ऐलान किया कि बिहार में वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। आम लोगों की बात करें तो अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। हर कोई टीका लगवाने से संबंधित जानकारियां लेना चाहता है। एक ऐप के थ्रू 4 नंबर रजिस्टर हो सकते हैं, तो आपको किसी नोन टू हो उनके थ्रू आप करवा सकते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। मेदांता अस्पताल में और ऐसे कई अस्पतालों में हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। लेकिन पहले दिन जो चुनौतियां सामने आई हैं वो ये कि या तो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे लोग, OTP आने में दिक्कतें आ रही थी। कई ऐसे लोगों से हम मिले जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, साधारण फोन थे, और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन वो उसे चला नहीं सकते। ऐसे में जो हेल्प डेस्क बनाए गए अस्पतालों में वो बेहद कारगर होंगे।
कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्गों को है, लिहाजा हर कोई वैक्सीन वाले कवच से लैस होना चाहता है। पहले दिन पूरे देश में खासा उत्साह दिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह वैक्सीन लगाई। बहुत अच्छा लगा देख के उनको कि देखो कितना सबसे पहले उन्होंने लगवाई। लगता है लोगों का साहस बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ाएगा, बिल्कुल लगवानी चाहिए, समझदारी इसी में है। बिल्कुल सुरक्षित है, हम उसके हक में है और हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब आया है वो दिन। रजिस्ट्रेशन हुआ और इंजेक्शन भी लग गया। इंजेक्शन लग गया और मैं पहले जैसा अनुभव कर रहा था, अभी भी मैं वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। शहर शहर वैक्सीनेशन के लिए चुने गए सरकारी या निजी अस्पतालों में भीड़ दिखी। मुंबई में तो बीएमसी को लोगों को ये सलाह देनी पड़ी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा धीरे करें, नहीं तो वेबसाइट हैंग होने का खतरा है। रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला हुआ है पहले दिन के हिसाब से। जो जैसे ही कोविन ऐप का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था मंडे की सुबह में, लोगों ने जल्द से जल्द रजिस्टर किया और वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आए हैं, जिससे वो ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। वहीं बीएमसी दूसरी तरफ कह रही है कि थोड़ा रुक कर लोगों को रजिस्टर करना चाहिए, कि अगर सब लोग साथ में रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो शायद हो सकता है कि ऐप का जो मूवमेंट है वो स्मूथ ना हो। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है, लेकिन अगर कोई निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसे पैसे देने होंगे। सरकार ने एक डोज के लिए 250 रुपए की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसमें 100 रुपए वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज और दूसरे खर्चों के लिए, जबकि 150 रुपए वैक्सीन के लिए। यानी निजी अस्पतालों में एक डोज के लिए 250 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से आजकल फोकस में है, इसीलिए क्योंकि डीजीएमओ की जो बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच, उसके बाद से यहाँ पर जो सरहद है वो शांत है। लेकिन कैसी है ये शांति, उस पर हम नजर डालने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि जो इतनी दूर अपने घरों से और यहां तक कि जो मुख्य इलाके हैं वहां से भी बहुत दूर गांवों को पार करते हुए, अंतिम गांवों को, सरहदों की पार करते हुए जो दिन रात तैनात रहते हैं हमारे सरहदों की हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए देश ने क्या किया है। यानी वैक्सीन अगर कोरोना की देश में सबको लगाई जा रही है तो बीएसएफ के ये जो जवान है जो जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उन तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचाई गई है, कैसे इनकी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इसका जायजा मैंने लिया है और इनके अनुभव भी जानिए जरा इस रिपोर्ट में। हमारे देश के वो जवान जो दिन रात दुश्मन के लिए वैक्सीन साबित होते हैं, उन जवानों की वैक्सीनेशन का इंतजाम कैसा है। यानी कि अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेट करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे सुरक्षा बल शामिल हो जाते हैं। अब बीएसएफ की ये जवान जो सुदूर इलाकों में, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में तैनात रहते हैं, उनकी वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, आज वो देखने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे रक्षकों की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दूर दराज के इलाके, इंटरनेशनल बॉर्डर का पूरा इलाका, बीएसएफ के जवान यहाँ पर, लेकिन बहुत ही तेज रफ्तार से यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। और जो पहला डोज था सर, वो हम समझें कि लगभग सबको, चाहे उन्हें बीओपीज पे क्यों ना रहना हो, लेकिन आप लोगों ने ये व्यवस्था कर ली थी। बिल्कुल, हमने पहले ही यहाँ पर जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जो कि यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर प्रगवाल में सिचुएटेड है, वहाँ पर डॉक्टर से बात करी थी, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक विशेष कैंप लगाया था और 2 दिन वो लोग यहाँ पर आए थे। डेली 300 के लगभग, डेली 300 को यहाँ पर लगा है। और अब सेकंड डोज की बारी होगी कि अब सेकंड डोज, हाँ, सेकंड डोज 28 डेज के बाद ही जो नेक्स्ट डोज लगनी है वो लगेगी। उसके लिए सभी कार्मिकों के पास मैसेज आ गया है, उनके मोबाइल आ गया है यहाँ पर। और मैम यहाँ पर यानी कि सारी चीजें आप लोग इस बॉक्सेस में लेके, यानी जो सेंटर था वहां से आप इन आइसलाइन बॉक्सेस में लेकर? जी मैम। तो ये 72 घंटे तक रहता है? जी मैम। तो जिस रफ्तार से आप लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन यहाँ पर, उसके लिए काफी है? जी मैम। तो ये देखिए कि आप यहाँ पर सारे जवानों तक पहुंच जानी है ये वैक्सीन की सुरक्षा, और इसीलिए इस तरीके से, जैसे युद्ध स्तर पर तो हमेशा इनकी प्लानिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की प्लानिंग। तो यहाँ सर आप क्या डिटेल्स ले रहे हैं? जब इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आईडी प्रूफ ले रहे हैं, यूनिट का नाम ले रहे हैं, कंपनी का नाम लिख रहे हैं, और बेसिक आप हेल्थ मॉनिटर जी। और साथ में ये व्यवस्था कि अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो बेड्स रहें। जी जी, अगर जरूरत पड़ता है तो इसमें हम मतलब टेम्पोररी
मतलब थोड़ी देर मॉनिटर कर लें। जी जी। तो आधे घंटे की जो मॉनिटरिंग देश के बाकी हिस्सों में होती है, दुनिया के बाकी हिस्सों में होती है, वो यहाँ पर भी बाकायदा एक एक चीज का पालन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फिटनेस ऐसी रहती है सर कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे टोटल 780 लोगों को वैक्सीन लगा और उसमें किसी को भी कोई शिकायत नहीं रही। कुछ एक आध लोगों को थोड़ा सर दर्द का और पेट खराब की कंप्लेंट्स आए, तो वो यूनिट डॉक्टर ने उसको दवा दी और वो अगले दिन पूरी तरह से फिट हो गया। और वैक्सीन लगाने के साथ ड्यूटीज भी सबकी कायम रही। वैक्सीन लगते ही ड्यूटी। बिल्कुल, यहाँ पर बॉर्डर पे बिना ड्यूटी के आदमी रह ही नहीं सकता। है। और इसीलिए देखिए कि सरहदों की सुरक्षा करते हुए भी यहाँ पर एक एक व्यक्ति को वैक्सीन का उस चक्र की सुरक्षा मिले, उसे पूरी तरीके से निश्चित किया गया है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक। अब आपको हम जोजिला दर्रे की ओर लिए जाते हैं। जोजिला दर्रा लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। बहुत जरूरी था LAC पर तनाव को देखते हुए कि यह दर्रा खुला रहे, लेकिन यह मुमकिन कैसे होता, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर होती है, एवलांच आते हैं और उसमें इसे खुला रखना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग 6 महीने यह बंद रह जाता है, लेकिन इस बार BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि ऐसा होने नहीं देंगे, हम खुला रखेंगे इसे। हालांकि 2 महीने तक एक तरह से आधिकारिक रूप से भले ही यह बंद रहा, लेकिन इसे एक बार फिर देश को समर्पित कर दिया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मेरे सहयोगी गौरव सावंत वहां पर पहुंचे, वहां पर किस तरीके से एवलांच के बीच जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसके बीच हमारी टीम ने वहां पर रहकर उन परिस्थितियों का सामना करके BRO के उन तमाम कर्मियों के साथ देखा कि कैसे इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाता है। हम लोग इस समय यहाँ पर जोजिला के रास्ते पर हैं और यहाँ जोजिला के रास्ते पर अभी एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ, एक एवलांच आया है और आप देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ के ऊपर से बर्फ नीचे आ गई है और के उसने सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है। सेना की एक गाड़ी उस तरफ से आ रही थी, लेकिन वो गाड़ी भी अब अटक गई है उस तरफ, हम लोग अटक गए हैं इस तरफ। हिम्मत, हौसला और हर चुनौती से निपटना किसे कहते हैं, इसे देखें और महसूस करें। बर्फीले तूफान के बीच 11,578 फीट की ऊंचाई वाले जोजिला दर्रे के रास्ते को खोलने की ये कोशिश है। आप देख सकते हैं कितनी तेज इस समय यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। प्रयास कर रहे हैं सेना के अधिकारियों से बात करने की। कर्नल मुकेश हैं, कमांडिंग ऑफिसर है बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स के। कर्नल मुकेश, अभी ये एवलांच यहाँ पर आया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना संवेदनशील है समय यहाँ का, इसकी स्थिति यहाँ पे जिस समय पे हम लोग हैं अभी दोपहर का टाइम है। इस टाइम एवलांच ट्रिगर होने का सबसे ज़्यादा टाइम रहता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है इस समय, और प्लस पिछले 3 दिनों से जो स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे करीब 2 से 3 फीट का स्नोफॉल हो गया है। सो फ्रेश स्नोफॉल होने के बाद और ये जो टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा आपके एवलांचेस ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर एक एवलांच तो यहाँ आ गया है जोजिला के रास्ते तक, ऐसे कितने ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से जोजिला पास तक टोटल 61 एवलांच साइट्स हैं जो कि सासे ने ऑलरेडी ईयर मार्क करके इसको मार्क कर रखा है। सो ऐसे सिचुएशन में जबकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बर्फ गिर रही है, तकरीबन सारे एवलांचेस ट्रिगर आज नहीं तो कल ये होने ही हैं। सारे जितने भी बर्फ गिरा है ये सारे नीचे आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा इसको क्लियरेंस करके रोड खोलेंगे। आमतौर पर जोजिला पास साल में 6 महीने बंद रहा करता था, लेकिन पिछले साल गलवान की घटना के बाद से कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले रास्ते को खोलकर रखना सेना के नए संकल्प का हिस्सा है, क्योंकि ये सड़क करगिल, सियाचिन और पूर्वी लद्दाख के सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। ये देखिए पूरा एवलांच यहाँ पर सड़क पर आ गया, ये पूरी सड़क ब्लॉक हो गई है यहाँ पर, और ये अब भारी कैटरपिलर अर्थ मूवर है और ये एवलांच में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ को हटाने का प्रयास कर रहा है। और अब कोशिश यही है कि रास्ते को एक बार फिर खोल दिया जाए। आप देख सकते हैं इसके पहिए जितने बड़े हैं, इसके पहियों में चेन लगी हुई है और इस चेन की बदौलत ये जो पहिए हैं ये बर्फ में फिसलते नहीं हैं। हम पिछले 3-4 घंटों से इस बर्फ में बिल्कुल
हाड़ कपाने वाली सर्दी इस समय यहाँ पर है, इसमें फंसे थे, लेकिन मिनटों में आप देख सकते हैं कि ये जैसी भी आप देखिए स्किड भी कर रही है इतने भारी बर्फ को यहाँ से हटाने में। और अब प्रयास यही हो रहा है कि किसी तरह से खुला रखा जाए जोजिला के इस दर्रे को। आज तक जब जोजिला दर्रे के रास्ते को खोलने में जुटी सेना और बीआरओ की टीम के साथ मौजूद था, तब हमारी मुलाकात इनायतुल्लाह से हुई। इनायतुल्लाह ही बर्फ को रास्ते से हटाने वाले अगुआ डोजर ऑपरेटर हैं। वो मूक और बधिर हैं, लेकिन वर्षों से इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बर्फ गिर रही है और कुछ ही घंटों में ये बर्फ 10 से 15 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाती है। फिर दर्रे को खोलने की जिम्मेदारी इस वर्ष या पिछले वर्ष या पिछले 2-4 वर्ष नहीं, पिछले 20 वर्षों से जिस पुरुष के जिम्मेदारी आती है उनका नाम है इनायतुल्लाह। वो मेरे साथ है इस समय, मूक है, बधिर है, लेकिन यहां पर उन्हें देवदूत कहा जाता है क्योंकि वही है जो रास्ता हर वर्ष खोलते हैं। इनायतुल्लाह साहब, कितने साल से खोल रहे हैं आप ये रास्ता यहाँ का? 20 साल से। 20 साल से रास्ता खोल रहे हैं। तो कितने फीट बर्फ पड़ जाती है जब ये रास्ता खोलते हैं आप? 15-20 और 15-20 फुट बर्फ गिर जाती है और फिर ये रास्ता खोलते हैं आप। ऐसी परिस्थिति में आपको पता कैसे चलता है कि रास्ता कहां से जा रहा है? इसको पूरा कंप्यूटर दिमाग जैसे पूरा पता है कि कहां से जाना है। इसको बताने का जरूरत नहीं है, दिखाने का जरूरत नहीं है, खाली इसका साथ साथ आदमी रखना पड़ता है, बाकी तो खुद ही देखता है कि कहां से जाना है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, डोजर और टिपर खाई में गिर चुके हैं, लेकिन सबको विश्वास है कि तुला है तो रास्ता खुल जाएगा। कैसे? ये बिल्कुल सही है, क्यों भगवान ने इतना सलाहियत इसको दे रखा है। जबान नहीं है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, लेकिन इतना भगवान ने इसको दे दिया यही सलाहियत कि ये पूरा देख सकता है कि अगर 30 फुट भी बर्फ होगा तब भी ये देखेंगे रोड कहां से है। और कभी गलती इससे नहीं हुआ है। और हर साल इसीलिए आपका इंतजार करती है सेना, आपकी प्रतीक्षा करती है कि रास्ता आप खोलेंगे। तो इस साल दिसंबर तक आप ही ने खोल के रखा? बिल्कुल, इसी ने खोल के रखा। लीडिंग डोजर यही चला रहा है। लीडिंग डोजर बिल्कुल लीडिंग डोजर यही चला रहा है। इनायतुल्लाह अपने डोजर को लेकर आगे बढ़ने से पहले खुद कदमों से चलकर देखते हैं कि आगे बढ़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। कैप्टन विक्रम जाधव, जो रास्ते से बर्फ हटाने वाली सेना की टीम जोजिला टाइगर्स के लीडर हैं, आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये काम आसान नहीं, लेकिन हमारे हौसलों के आगे कुछ भी नहीं। हम लोग इस समय जोजिला टाइगर्स के डेन पर हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज बर्फबारी है और जोजिला टाइगर्स वो लोग हैं जो जोजिला दर्रे को, जोजिला पास को खोल कर रखते हैं। और कैप्टन विक्रम जाधव, जोजिला टाइगर, इस समय मेरे साथ हैं। कैप्टन जाधव, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए जोजिला को इस समय खुला रखने की? ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आप देख रहे हो इतनी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। इट्स एट 9,600 फीट, एल्टीट्यूड ऑफ 9,600 फीट, एंड टेरेन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर हमारे सुरक्षा बलों की भूमिका कितनी अहम है, चाहे जोजिला का ये दर्रा हो जिसे खुला रखा जा रहा है, या फिर ये जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पर बीएसएफ की ये जवान हमेशा ये इंश्योर करते हैं, ये तय करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से न कोई घुसपैठ हो, अगर गोलीबारी हो तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।